भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। हॉटस्पॉट्स में सीमित लॉकडाउन पर हो विचार, कम से कम 1 साल तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने की जरूरत। एम्स निदेशक। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया को लगता है कि भारत कोविड महामारी की दूसरी लहर के लिए संवेदनशील है। वह कहते हैं कि हॉटस्पॉट में सीमित लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। गुलेरिया ने INS के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि कोविड मामलों की लहर जुलाई के अंत तक या अगस्त की शुरुआत तक मंद हो सकती है, यानी कि लगातार ऊपर जा ग्राफ थम सकता है। उन्होंने इटली और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों के साथ भारत की तुलना नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 10 प्रमुख शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो कि मामलों की वृद्धि में बड़े पैमाने पर योगदान दे रहे हैं। एम्स निदेशक ने कहा, लोगों को कम से कम 1 साल के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसी अन्य सावधानियों का पालन करना जारी रखना चाहिए। भारत ने पिछले 24 घंटे में 17,000 मामले दर्ज किए और केवल 5 महीनों में 4.7 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। देश लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने की प्रक्रिया में है, लिहाजा सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। इससे हम दूसरी लहर से बच सकेंगे, क्योंकि वायरस दूर नहीं जा रहा है, इससे बचाव ही समाधान है। दूसरी लहर को लेकर एम्स निदेशक ने कहा, मामलों में गिरावट के बाद सावधानियां न बरतने से सिंगापुर जैसी स्थिति बन सकती है, जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जमकर नुकसान पहुंचाया। भारत भी दूसरी लहर के लिए संवेदनशील है। कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए क्या एक और लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है? इस पर उन्होंने कहा, हमें हॉटस्पॉट जैसे सीमित क्षेत्रों में लॉकडाउन की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद एक सूक्ष्म योजना बनाई जानी चाहिए जिससे लोगों के व्यापक परीक्षण और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाया जाए। इन क्षेत्रों से केस लीक ना हो, ये सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी है। कोविड-19 मामलों के पीक को लेकर उन्होंने कहा, कुछ समय तक मामलों की संख्या बढ़ेगी। इस तरह के वायरस के संक्रमण को लेकर समय सीमा देना तो मुश्किल है, लेकिन लगता है कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत से ग्रोथ का ग्राफ मंद हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ती तेल कीमतों पर आरजेडी का प्रदर्शन, तेजस्वी तेज प्रताप ने रस्सी से खींचा ट्रैक्टर। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर उतर गए हैं। पटना स्थित आवास से तेजस्वी यादव ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की और कई नेता सड़कों पर उतरे। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसे देखते हुए वे केंद्र और बिहार सरकार को घेरने की कोशिशों में जुट गए हैं। विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। दोनों ने पटना की सड़कों पर अनोखे ढंग से विरोध मार्च निकाला। दोनों को सांकेतिक ढंग से एक रस्सी के सहारे ट्रैक्टर खींचते देखा गया। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ कांग्रेस ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पूरे देश में सोमवार से विरोध मार्च की शुरुआत करेगी। बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि दोनों दलों का गठबंधन है। कांग्रेस ने चीन के रवैये के खिलाफ भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि शुक्रवार को पार्टी के कार्यकर्ता चीन मुद्दे पर विरोध मार्च निकालेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी अभी हाल ही में भोपाल में साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पिछले 19 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। पहली बार 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए के पार हो गई है। पिछले 19 दिनों में डीजल की कीमत 10 रुपए 62 पैसा और पेट्रोल का भाव 8 रुपए 66 पैसा बढ़ा है। दिल्ली में गुरुवार को 14 पैसे डीजल प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिससे कीमत 80.2 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं 16 पैसे पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल अब 79.92 प्रति लीटर हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के वार पर कांग्रेस का पलटवार, पूछा सरकार में सिर्फ 2 लोगों की ही क्यों चलती है।
जी हां दोस्तों, आपातकाल के ऐलान की 45वीं बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह के वार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को खुद से सवाल पूछने की नसीहत दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार सिर्फ 2 लोगों की क्यों चलती है और बाकी लोगों को क्यों दरकिनार कर दिया गया। रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा, देश की सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते बीजेपी को अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। बहुमत के साथ सत्ता में बैठी सरकार में सिर्फ 2 लोगों की ही क्यों चलती है और बाकी लोगों को क्यों दरकिनार कर दिया गया। क्या हॉर्स ट्रेडिंग संस्थानों पर कब्जा और बड़े पैमाने पर चूक ही आपके विरासत हैं? गृह मंत्री अमित शाह की ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नेहरू गांधी के प्रति आपकी घृणा क्यों है? सवाल उनसे भी होना चाहिए जिन्होंने अपने गुरु और साथी को जबरन रिटायर और अपमानित करके पदों पर कब्जा कर लिया। LK आडवाणी, MM जोशी, केशुभाई पटेल, कलराज मिश्रा, सुषमा स्वराज, हरेन पांड्या, संजय जोशी, लिस्ट बहुत लंबी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पतंजलि की कोरोनिल पर महाराष्ट्र सरकार ने भी लगाई पाबंदी। राजस्थान में पहले से बैन। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा का बिक्री पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को लिखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर यह पता लगाएगा कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बना था जिसने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। राजस्थान सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि का विक्रय पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े कर दिए थे। विज्ञापन पर रोक लगाया गया और दवा की जाँच की बात कही गई है। पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी मांगी गई। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी पतंजलि की ओर से किए गए दावों को गलत बताया है। साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी कर दिया। हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली समेत इन 4 राज्यों में मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के 4 राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और राजधानी दिल्ली शामिल है। मौसम विभाग ने कहा था कि 25 जून तक दिल्ली में मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार को मानसून दस्तक देगा, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत उत्तर भारत के कई और राज्य भी शामिल हैं। इसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगा। तो वहीं दिल्ली में मानसून के पहुंचने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जून को दिल्ली NCR के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली का मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, जिसके बाद हल्की बारिश होगी। बता दें कि दिल्ली में मानसून के पहुंचने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। वहीं अब आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगा और दिल्ली के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत में मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ मानसून बढ़ रहा है। इस वजह से इन इलाकों में जल्द ही बारिश होने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ तापमान में गिरावट भी आएगा। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बारिश। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब और हरियाणा में जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून पहुंच सकता है। लद्दाख, कश्मीर में मानसून। वहीं दूसरे गर्म मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। लद्दाख और कश्मीर में मानसून ने दस्तक दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल में जल्द ही मानसून कीजिए। गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है। बुधवार देर शाम कई पहाड़ी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली। हिमाचल के शिमला में भी बारिश हुई। राजस्थान में मानसून। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में मानसून ने 14 जिलों में दस्तक दी दी है। वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में अभी भी गर्मी का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने जयपुर से आगे के इलाकों में गर्मी का मौसम बरकरार रहेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान के सीमाओं पर बारिश होगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस सलाहकार समिति ने की बैठक, कहा पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस ने खुद को चुनावी मोड में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की सलाहकार समिति ने बुधवार को राजधानी में बैठक की। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने यह बैठक संपन्न की। इस बैठक में यह तय किया गया कि पार्टी की पहले तो विधान परिषद फिर विधानसभा चुनाव में क्या योजना होगी। बैठक में सीटों के समीकरण पर भी चर्चा की गई। सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद कांग्रेस के नेताओं ने यह तय किया कि पार्टी इस बार पिछले बार से ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए वह पूरी तरह से तैयार भी है। बिहार कांग्रेस की इस बैठक में शामिल नेता ने कहा कि पार्टी आलाकमान यह तय करे कि क्या कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अलग चुनाव में जाएगी। यह जल्द से जल्द फैसला करना होगा ताकि उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जा सके। बिहार में कांग्रेस गठबंधन में आती है तो वह सीट तय करे। सीट तय हो जाने के बाद कांग्रेस किसी भी हालत में लोकसभा चुनाव की तरह बैकफुट पर नहीं जाएगी। बिहार कांग्रेस ने इसके अलावा किन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है उस पर भी चर्चा की। इस बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौर, अजय कपूर, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, नेता निखिल कुमार समेत कमेटी के कई सदस्य भी मौजूद रहे। यह बैठक डिजिटली आयोजित की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन को टूटने से बचाने के लिए सोनिया गांधी ने संभाली कमान, आज करेंगी अहम बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य में लगातार सियासत चरम पर है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 एमएलसी ने आरजेडी का साथ तो छोड़ दिया और दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी खुद अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुट गई हैं। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण है। आज सोनिया गांधी शाम 4:30 बजे आरजेडी, आरएलएसपी, हम और वीआईपी पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। आरजेडी से 5 एमएलसी जेडीयू में जाने के बाद और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के बाद महत्वपूर्ण है। दरअसल महागठबंधन में नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल के साथ उनके घर पर बैठक की थी। इसके बाद कांग्रेस ने महागठबंधन की कमान अपने हाथ में ले ली है और गठबंधन को बचाने के लिए सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग को बुलाने का मकसद यही है कि महागठबंधन चल रही सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में महागठबंधन की प्राथमिकता होगी कि आंतरिक कलह को दूर किया जाए। बहरहाल मीटिंग के बाद क्या महागठबंधन में क्या कुछ होता है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधान पार्षदों के राजद छोड़ने पर बोले तेजस्वी, चुनावी मौसम में होती रहती हैं ऐसी बातें। जी हां दोस्तों, बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के मौके पर तेजस्वी यादव ने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साधा। राजद उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया कर्मियों ने उन्होंने बात की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने 5 विधान पार्षदों की पार्टी छोड़कर जेडीयू में जाने को लेकर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहने को कुछ नहीं है, पार्टी छोड़कर जाने वालों को शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी ने रचनात्मक काम किया है, लेकिन इस रचनात्मक कार्य से उन्हें ही फायदा हो सकता है। बीते दिन की घटना उन्हें निजी लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन बिहार के लोगों को कुछ नहीं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान लोग आते हैं और चले जाते हैं। एक चुनाव का नाम बताइए जहां लोग आए और नहीं गए। यह चुनावी मौसम है और सरकार अपने शासन को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले जेडीयू एमएलसी हमारे पास आए थे, इसलिए ये बात चलती रहती है। इधर आरजेडी ने भी ट्वीट कर कहा कि विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों के चयन से तेजस्वी यादव ने नए राजद का स्पष्ट संदेश उद्योग जगत, युवाओं और किसानों को क्रमशः उद्योग, पूंजी, निवेश, रोजगार, शिक्षा और कृषि के प्रति दिया है। साथ ही जेडीयू बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद बीजेपी जेडीयू की तरह जोड़ तोड़ की बटोरुआ पार्टी नहीं है और तेजस्वी नीतीश की घटिया राजनीति नहीं करते।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के साथ शिवराज सरकार की विदाई तय, पूर्व मंत्री घनघोरिया ने की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लखन घनघोरिया ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा है कि जिस दिन शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होगा उस दिन सरकार की विदाई तय हो जाएगी। उन्होंने अपने इस दावे का आधार हाल ही में हुए राज्यसभा सांसदों के चुनाव को बनाया है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से सरकार के प्रति नाराजगी के साफ संकेत मिलते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। सरकार में बैठे लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भाजपा के कई वरिष्ठ विधायकों के नाम लेकर बताया कि इन विधायकों को अभी तक मंत्री न बनाए जाने से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन होगा उसी दिन वरिष्ठ विधायकों का यह असंतोष शिवराज सरकार की विदाई तय कर देगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।